हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनएक्स फेयर पे। और आधुनिक इतिहास सीरीज में आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि यूरोपियंस का भारत में आगमन। ओके और स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एक सजेशन दूंगी कि इस लेक्चर को देखने से पहले हमारे पीछे के 3 लेक्चर को जरूर कवर करें, तभी आप सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्रमबद्ध तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया है उसके बारे में जानेंगे। हमने यूरोपियंस भारत क्यों आए थे उसके पीछे की कहानी को जान लिया था अपने लेक्चर नंबर 1 में। फिर हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में जाना था पुर्तगाली जो थे वो क्यों भारत आए थे उसके बारे में। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने डच के बारे में देखा था। और आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डेन्स के बारे में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी यूरोपियन कंट्री की। ठीक है, वो कौन थी? ब्रिटिश। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमेशा डिस्कस करते हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में कि ये कंपनी आखिर कैसे बनी थी। ठीक है, क्या हिस्ट्री रही थी इनकी। फिर हम बात करेंगे इनकी इनिशियल जर्नी के बारे में कि आखिर कंपनी कब स्टैब्लिश हुई। ठीक है, और जब इन्होंने अपना सेंटर स्टैब्लिश किया तो इन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, तो इन सारे तीनों प्रेसिडेंसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम बात करेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि जब पुर्तगाली और डच, ठीक है, पुर्तगाली और डच ये जब भारत आए थे तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया। अब इस चीज़ को देख करके ब्रिटिशर्स भी, इंग्लिश भी इन्फ्लुएंस हुए और इन्फ्लुएंस होके वो भी भारत आ जाते हैं। क्यों आते हैं? वो भी चाहते हैं कि हम भी ट्रेड करें, ट्रेड करने के लिए, और हमें भी प्रॉफिट हो। ठीक है, हम भी प्रॉफिट कमाएं। तो यही देख करके पुर्तगाली और डच को ये भी भारत आ जाते हैं। अब 1599 यानी कि 1599 में क्या होता है कि कुछ मर्चेंट्स, कुछ ट्रेडर्स का ग्रुप होता है जिन्हें मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिस कंपनी का नाम इन्होंने रखा था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो इन्होंने इस कंपनी का नाम ये रखा था। अब चलिए देखते हैं कि ये कंपनी आखिर कैसी थी, इनके फीचर्स के बारे में। तो देखिए, ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इनके फाउंडर कौन थे? तो इनके जो फाउंडर थे वो थे जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। तो इनके फाउंडर थे जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। अब इस कंपनी में 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब देखिए, कंपनी तो बन गई, अब इन्हें परमिशन चाहिए कि ये ट्रेड करने के लिए जाए, तो परमिशन कहाँ से लेंगे? वहां के रूलर से ही लेंगे। तो 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को वहां की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, एक चार्टर इशू किया। ठीक है, उन्होंने उन्हें एक अधिकार पत्र प्रोवाइड किया। किस चीज के लिए? ट्रेड करने के लिए, कि 15 साल तक इन्हें ट्रेड मोनोपोली प्रोवाइड की गई। ठीक है, कि आप जब इंडिया जाके ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ से, ब्रिटेन से कोई भी दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, आपकी ही भारत में मोनोपोली रहेगी, इसी कंपनी की ट्रेड मोनोपोली रहेगी। तो ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया इन्हें। अब क्या होता है कि 1609 में जब जेम्स फर्स्ट, ये दूसरे रूलर होते हैं वहां के, उन्होंने भी एक चार्टर इशू किया। और क्या दिया उन्होंने? अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए चार्टर प्रोवाइड कर दिया कि आप वहां पे अनिश्चित काल के लिए ट्रेड कर सकते हो और ट्रेड में आपकी मोनोपोली रहेगी। और ये मोनोपोली कब तक चली थी उनकी? चार्टर एक्ट 1813 तक, चार्टर एक्ट 1813 तक। और उस समय तक ये बस चाय, चीन और अफीम, सिर्फ इन्हीं तीनों में अपना ट्रेड कर सकते थे, इन्हीं तीनों में इनकी मोनोपोली थी। और फाइनली चार्टर एक्ट 1833 से इनकी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी मोनोपोली खत्म हो गई थी। यानी कि अब इन्हें किसी भी ट्रेड में इनकी मोनोपोली नहीं थी। अब कोई भी दूसरी कंपनी ब्रिटेन से आकर के भारत में ट्रेड कर सकती थी। ठीक है, तो ये सारा हमने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो
तो चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश रिवॉल्यूशन या उसी को कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कंपनी के फॉर्मेशन में इसकी थोड़ी सी जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका ग्लांस दूंगी आपको, संक्षिप्त रूप में बताऊंगी आप सबको। देखिए हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बस थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यूके में क्या चल रहा था। यूके में दो विचारधारा के लोग थे, एक थे कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, तो जो कैथोलिक थे वो चर्च से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे कैथोलिक चर्च के विचारधारा को। तो वो किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होंगे, तो वो मार्टिन लूथर के आइडियाज को फॉलो कर रहे थे। और मार्टिन लूथर ने क्या किया था, रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट किया था यूके में। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारे भारत में भी राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, हमारे भारत में जो धर्म कुरीतियां थी उनको खत्म किया था, और बहुत सारे लोग उनके आइडियाज को फॉलो करने वाले लोग थे। ठीक उसी तरह से वहां पर भी मार्टिन लूथर ने रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाया था। तो उसी विचारधारा को जो लोग फॉलो कर रहे थे उन्हें हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है कि 1685 में जो वहां के रूलर होते हैं जेम्स टू, वो कैथोलिक विचारधारा के होते हैं। ठीक है, वो कैथोलिक विचारधारा के होते हैं। और देखिए जो यहाँ के अगले क्राउन की या फिर अगले थ्रोन की जो हकदार होंगी वो होती हैं इनकी बेटी मैरी, इनकी बेटी होती हैं मैरी। और जो वहां की पार्लियामेंट होती है, तो उनकी बेटी और वहां की पार्लियामेंट दोनों क्या होते हैं, प्रोटेस्टेंट विचारधारा को फॉलो करने वाले होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोटेस्टेंट विचारधारा को फॉलो करने वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जेम्स टू होते हैं और उनकी बेटी, दोनों के विचारधारा में अलगाव है, और पार्लियामेंट में भी। तो क्या होगा, यहाँ से कन्फ्लिक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ से कन्फ्लिक्ट होगा। और देखिए 1685 टू 1688 इन 3 सालों के बीच में बहुत सारी उथल पुथल होती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि वहाँ के पार्लियामेंट को बदलने की कोशिश की जाती है। ठीक है, या फिर जो क्राउन के हकदार होते हैं उनको बदलने की कोशिश की जाती है। और इन्हीं सब के बीच एक नई पार्टी बनती है, द विक्स। ठीक है, एक नई पार्टी का राइज होता है द विक्स करके। और फाइनली 1688 में क्या होता है, एक इंग्लिश रिवॉल्यूशन हो जाता है, जिसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बस जस्ट एक स्टोरी है जो थोड़ी बहुत आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इंग्लिश रिवॉल्यूशन हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये रिवॉल्यूशन खत्म होती है, उसके बाद जो द विक्स कंपनी होती है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जो पुरानी कंपनी जो भारत जाके ट्रेड कर रही होती है, सिर्फ वही क्यों मोनोपोली अपनी एस्टेब्लिश करे, या फिर वही क्यों वहाँ पे प्रॉफिट कमाए, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी की तरफ से वो अपनी कंपनी बनाते हैं और एम्बेसडर को भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं, औरंगजेब के दरबार में, जो उस समय क्या होता है, मुगल एम्पायर होता है। ठीक है, उसके दरबार में वो भेज देते हैं, विलियम नॉरिस करके एम्बेसडर होते हैं। और देखिए अब क्या होगा, जब वो भेज देंगे वहां पे, वो भी ट्रेड करने लगते हैं भारत में जाके। फिर क्या होता है, ये देखिए अब एक यहाँ पे मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी कि जैसे हम पहले भी पढ़े थे कि देखिए पुर्तगाल और डच, उन्होंने क्या किया था, वहां पे बहुत सारी कंपनियां, डच ने तो खैर ये गलती की ही नहीं थी, लेकिन पुर्तगालियों ने स्टार्टिंग में की थी ना, कि बहुत सारे ट्रेडर्स आने लगते हैं, उन्हीं के बीच कंपटीशन होने लगती है। ठीक यहाँ यही होने लगा। देखिए ट्रेडर्स पहले आए, जो पहले वाली कंपनी थी, और अब देखिए द विक्स की भी कंपनी वहां गई। तो इससे क्या होगा, इससे इन खुद ही के बीच में, इन लोगों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होने लगेगा। और क्या ऐसे में एक सिंगल कंपनी की मोनोपोली कभी भी स्टेब्लिश हो पाएगी? क्या ब्रिटिशर्स ने जो है हम पर 200 सालों तक राज किया, क्या ये कभी पॉसिबल हो पाता? कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि द विक्स के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। ठीक है, और ये प्रेशर कौन बनाता है, वहां की क्राउन और वहां के पार्लियामेंट। ठीक है, इन दोनों के थ्रू उन पर प्रेशर बनता है कि आप अपनी कंपनी बंद करो, या फिर हम आपस में बैठ के कुछ विचार विमर्श करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि इनके बीच आपसी सहमति से जो पहले वाली पुरानी कंपनी थी वो, और जो द विक्स की कंपनी थी वो, ये दोनों क्या होते हैं, एमलगेमेट होते हैं और एक नई कंपनी बन जाती है। 1708 में एक नई कंपनी बन जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बैकएंड पे पूरी स्टोरी थी, जो पूरी स्टोरी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट एक ग्लांस था। बस आपको ये इंग्लिश रिवॉल्यूशन 1688 में हुआ था, जिसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए हमने बात किया कि 1708 में क्या हुआ था
कंपनी 1 जो पुरानी कंपनी थी और कंपनी 2 जो कि विक्स की कंपनी थी, ठीक है, वो एमलगमेट होके क्या बन जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। ये हमने जान लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कंपनी बनती है, ठीक है, और जब कंपनी भारत आती है, उस समय दोनों जगह पे, भारत में और ब्रिटेन में, रूलर तो होंगे ही ना, तो उसी के बारे में बात करते हैं कि जब कंपनी वहां बनती है 1600 में, तो ब्रिटेन में कौन थी वहां की रानी? वहां की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। और भारत में कौन रूलर थे? भारत में मुगल एम्पायर अकबर थे। फिर जब कंपनी भारत आ जाएगी 1608 में, उस समय ब्रिटेन में कौन थे राजा? उस समय थे जेम्स फर्स्ट, वहां के किंग थे, और भारत में मुगल एम्पायर थे जहांगीर। अब देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर में आता है। देखिए क्या है, 1585 में रैल्फ फिच जो कि पहला इंग्लिश मर्चेंट था या पहला अंग्रेज था जो कि अकबर के कोर्ट में आया था, ठीक है। और 1599 में जॉन मिल्डन हाल जो कि जमीनी रास्ता से भारत आया था, जमीनी रास्ता से भारत आया था। तो इन दोनों के नाम रैल्फ फिच और जॉन मिल्डन हाल, ठीक है, ये दोनों भारत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि 1600 में क्या हुआ था। 1600 में इनकी कंपनी बन जाती है, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और 1608 में क्या हुआ था, कंपनी भारत आ जाती है, कंपनी का अराइवल होता है 1608 में। और 1611 में क्या होता है, 1611 में इन्होंने अपना पहला सेंटर ओपन किया था, ठीक है, पहला सेंटर ओपन किया था। कहाँ पे किया था? मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 1608 में ये आ रहे हैं और 1611 में इन्होंने अपना सेंटर ओपन किया था। तो ये देखिए ये जो 3 साल का गैप हो रहा है, ठीक है, 3 इयर्स का, ये आखिर क्यों हुआ था, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आगे देखेंगे कि आखिर ये गैप आया क्यों। क्योंकि देखिए जो डच थे वो 1605 में आ गए थे और 1605 में ही इन्होंने अपना सेंटर एस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन इन्हें 3 साल लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी के बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए तो इनकी इनिशियल जर्नी क्या रही थी ब्रिटिशर्स की एस्टेब्लिशमेंट में, वो हम जानेंगे। तो देखिए अब जहांगीर का रेन शुरू हो गया है जो कि 1605 से शुरू हुआ था। अब तक क्या हुआ था, अब तक अकबर की चल रही थी और अकबर जो था वो 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। कैसे होती है? उसे एक डिजीज हो जाता है, डायरिया, ठीक है, डायरिया से अकबर की मृत्यु हो जाती है। और डायरिया एक कैसा डिजीज है? डायरिया एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल डिजीज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि डायरिया किस टाइप का डिजीज है। ये एक वायरल डिजीज है। देखिए अब क्या होता है कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, ये अगले अंग्रेज जो हैं वो भारत आते हैं और इनकी शिप का नाम है हेक्टर, ठीक है, इनकी शिप का नाम है हेक्टर। अब देखिए पुर्तगाली जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो मुगल कोर्ट तक पहुंचे, मुगल दरबार तक पहुंचे। ऐसा वो क्यों चाहते थे? क्योंकि देखिए ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था ये सूरत आया था और ये सूरत में अपनी फैक्ट्री ओपन करना चाहता था, ठीक है। और पहले से ही जो पुर्तगाली थे उनकी जो फैक्ट्री थी वो सूरत वाले रीजन में, दमन दीव वाले रीजन में, हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्होंने अपना खोल रखा था। वेस्टर्न कोस्ट पे इनकी काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा जो है दावेदार कॉम्पिटिटर आए हमारे सामने और वो भी ट्रेड करे, वो भी प्रॉफिट अर्न करे। बस यही रीज़न था कि पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि वो मुगल कोर्ट तक पहुँचे। लेकिन क्या हुआ कि 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ पहुँचता है? जहांगीर के दरबार में पहुँचता है और वो जहांगीर से क्या करता है? तुर्की भाषा में बात करता है। देखिए जब हमसे कोई हमारे अपने लोकल लैंग्वेज में बात करता है तो हमें क्या बहुत अपनापन सा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। बस सेम हुआ था जहांगीर के साथ। वहाँ पे क्या मुगल दरबार में तुर्की भाषा चलती थी, तो जो अंग्रेज था क्योंकि था तो वो अंग्रेज और वो तुर्की में बात करता है। इस बात से जहांगीर जो है वो बहुत इंप्रेस होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो इतने इंप्रेस होते हैं कि वो उसे इंग्लिश खा का टाइटल दे देते हैं, इंग्लिश खा की उपाधि दे देते हैं। और क्या देते हैं? वो 400 मानसब भी देते हैं और 30,000 सैलरी देने का भी अनाउंस करते हैं। हालांकि इसे ये सैलरी कभी मिलती नहीं है, लेकिन हाँ अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन्हें इंग्लिश खा की उपाधि मिली और 400 मानसब मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये सूरत में अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहता था और जैसा कि मैंने बताया कि पुर्तगाली नहीं चाहते थे और पुर्तगालियों ने यहाँ खूब विरोध किया, ठीक है, कि वेस्टर्न कोस्ट पे इनकी फैक्ट्री ना खुले। तो जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया और जब इन्हें परमिशन नहीं मिलती है तो विलियम हॉकिंस जो है वो बहुत ही उदास हो जाता है, बहुत ही अनहैप्पी फील करता है
और फिर वो 1611 में वहां से मुगल के दरबार से चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 1611 में अंग्रेज, अब कहीं ना कहीं तो उन्हें फैक्ट्री अपनी खोलनी ही थी। ठीक है, तो 1611 में अंग्रेज मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और यहाँ से इनका पहला ट्रेड सेंटर ओपन हो जाता है। देखिए, तो यही रीजन था कि देखिए 1608 में वो आए थे और 1611 में उन्होंने अपना पहला सेंटर स्टैब्लिश किया था। तो ये जो 3 साल का गैप था, बस यही रीजन था इसके पीछे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 1612 की। तो 1612 में क्या हुआ था, एक नेवल वॉर हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और इस वॉर को हम कहते हैं बैटल ऑफ सवाली, जो कि सूरत में हुआ था। बैटल ऑफ सवाली हुआ था। अब इसमें जो इंग्लिश की तरफ से थे वो थे कैप्टन बेस्ट, जो कि अपनी शिप रेड ड्रैगन से आते हैं भारत, और पुर्तगाली थे। तो जब पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई होती है, इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है और पुर्तगालियों की हार होती है। अब देखिए, इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव इम्पैक्ट आएगा है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जहांगीर जो होता है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है अंग्रेजों से। ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। देखिए, ऐसा होता क्यों है, जो मुगल होते हैं उनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, वो बहुत निम्न स्तर की होती है। और अब तक जो उनके सामने जो एक स्ट्रांग नेवल पावर थी वो क्या थी, पुर्तगाली थी। ठीक है, उन्होंने इसी को देखा था और उसी पुर्तगालियों को क्या किया, अंग्रेजों ने हरा दिया। इसीलिए जहांगीर जो है वो अब अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि बीतते समय के साथ मुगलों और पुर्तगालियों में धीरे धीरे कन्फ्लिक्शन बढ़ता चला जाता है, विचारी मतभेद आने लगते हैं। ठीक है, अब यही 2 रीजन थे, इनके कारण क्या होता है, 1613 में जो जहांगीर होते हैं वो फाइनली ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश को सूरत में इनका सेंटर ओपन करने की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से वेस्ट में इनका पहला सेंटर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ सूरत में इनका पहला सेंटर ओपन करने की जहांगीर परमिशन दे देते हैं कब, 1613 में। चलिए, तो देखिए 1615 में क्या हुआ था कि थॉमस रॉ, जो कि एक दूसरा अंग्रेज था जो फिर से भारत आता है, ये एम्बेसडर बन के आता है जेम्स फर्स्ट का। ठीक है, जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर बन के आता है जहांगीर के दरबार में और ये कुछ प्रपोजल लेके आता है, जैसे कि व्यापारिक संधि, कॉमर्शियल ट्रीटी हो पाए मुगलों और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन जहांगीर क्या करता है, उसे इसकी परमिशन नहीं देता है। ठीक है, लेकिन उसे ट्रेड परमिशन मिल जाती है कि वो पूरे मुगल एम्पायर में, ठीक है, वो पूरे मुगल एम्पायर में अब ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉमर्शियल ट्रीटी तो उसे नहीं मिलती है व्यापारिक संधि करने के लिए, लेकिन ट्रेड परमिशन उसे मिल जाती है पूरी मुगल दरबार में। ठीक है, मुगल एम्पायर में उसे ट्रेड करने के लिए। चलिए, तो इतना हमने कर लिया, अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था, 1600 में क्या हुआ था, 1600 में कंपनी का स्टैब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, और 1608 में क्या हुआ था कि कंपनी का अराइवल हो गया था, कंपनी का अराइवल हुआ था। और इस समय कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, हॉकिंस आ गए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे 1609 में। पुर्तगाली बिल्कुल नहीं चाह रहे थे पहले कि वो आए, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से मुगल कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वो तुर्की भाषा में जहांगीर से बात करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे इंग्लिश खां की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, टाइटल मिल जाता है और क्या मिलता है, और 400 मानसब भी मिल जाता है, 400 का मानसब भी मिल जाता है। 30,000 रुपये भी वो अनाउंस करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। लेकिन क्या नहीं मिलता है, लेकिन उसे सूरत में ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलती है। चलिए, फिर क्या होता है, 1611 में अंग्रेज जो है वो उन्होंने अपना पहला सेंटर स्टेब्लिश किया है मसूलीपट्टनम वाले एरिया में। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला सेंटर स्टेब्लिश कर लिया है। अब देखिए क्या होता है कि 1612 में जो है वो एक नेवल वॉर होती है, नेवल वॉर होती है। ठीक है, और जो कि ब्रिटिश वर्सेस क्या होता है, पुर्तगाल होता है। इन दोनों के बीच में एक वॉर हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ सवाली बोलते हैं, जो कि सूरत में होता है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन होते हैं, कैप्टन बेस्ट होते हैं, कैप्टन बेस्ट होते हैं, जो कि क्या, कौन सी शिप से आते हैं, उनके शिप का नाम होता है रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन। अब इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है और पुर्तगालियों की हार हो जाती है, वो हार जाते हैं।
ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर होते हैं उस समय जहांगीर, जो अब तक पुर्तगालियों को एक नेवल पावर को काफ़ी स्ट्रांग समझ रहे होते हैं, अब उनके सामने अब अंग्रेज था जिन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था, और अब जहांगीर जो है वो अब ये समझने लगे थे कि नहीं, ब्रिटिश पावर में भी दम है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि 1613 में जहांगीर जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं। कहाँ पे? सूरत वाले एरिया में। सूरत वाले एरिया में इन्हें ट्रेड करने की परमिशन फाइनली मिल जाती है। ये हो जाता है। अब क्या होता है देखिए, 1615 में थॉमस रो आते हैं जो कि एम्बेसडर होते हैं फिर से जेम्स फर्स्ट के, और वो फिर से जहांगीर के दरबार में आते हैं और ये एक प्रपोजल लेके आते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, जहांगीर के साथ में एक कॉमर्शियल ट्रीटी यानी कि व्यापारिक संधि करना चाहते हैं। लेकिन ये संधि करने की परमिशन नहीं देते हैं जहांगीर, लेकिन इन्हें फिर क्या मिलता है, इन्हें ट्रेड परमिशन दे दिया जाता है। ट्रेड परमिशन इन्हें मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पे करने के लिए? पूरे मुगल एम्पायर में, पूरे मुगल एम्पायर में इन्हें ट्रेड करने का परमिशन दे दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने सारा कुछ जान लिया शुरू से 1600 से लेकर के यहाँ तक कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंसी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, साउथ इंडिया में इनकी 2 प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास और एक बॉम्बे, 2 प्रेसिडेंसी थी। और नॉर्थ इंडिया वाले में एक प्रेसिडेंसी थी, बंगाल। तो ये 3 प्रेसिडेंसी इनकी बनी थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब साउथ इंडिया में क्या होता है, 1632 में जो गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं वो क्या देते हैं, वो स्वर्ण फरमान देते हैं, अंग्रेजों को गोल्डन फरमान देते हैं 500 पगोडा में फ्री ट्रेड करने के लिए। कहाँ पे? पोर्ट पे, ठीक है। तो 1632 में जो गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं वो स्वर्ण फरमान देते हैं, गोल्डन फरमान देते हैं 500 पगोडा में कि अंग्रेज फ्री ट्रेड कर सकते थे पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब चलिए 1639 में क्या होता है कि ये जो फ्रांसिस डे होता है, ये मसूलीपट्टनम वाला जो ट्रेड सेंटर होता है, ठीक है, मसूलीपट्टनम वाला जो ट्रेड सेंटर होता है, वहां की ट्रेड काउंसिल का ये मेंबर होता है, वहां की ट्रेड काउंसिल का ये मेंबर होता है। तो फ्रांसिस डे क्या करता है, जो चंद्रगिरी के जो शासक थे उनसे परमिशन लेता है। किस चीज की परमिशन लेता है कि मद्रास में मुझे फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी जाए, फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी जाए, और उस फैक्ट्री की फोर्टिफिकेशन करने की भी मुझे परमिशन मिले, ठीक है। तो इन दोनों चीजों की वो परमिशन मांगता है चंद्रगिरी के शासक से, और बाद में उसी फोर्ट का नाम ये सेंट फोर्ट जॉर्ज रखता है। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है वो मद्रास वाले रीजन पे जिसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसी का नाम होता है। अब जो इनका हेडक्वार्टर होता है साउथ इंडिया में वो क्या होता है, मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम से ये हेडक्वार्टर को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, मद्रास ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए, इसमें याद करने की क्या बात है, इसमें याद करने वाली बात है एक 1639 की। 1639 में फ्रांसिस डे किसके पास गया था, चंद्रगिरी के राजा के पास गया था। तो एक 1639 और एक फ्रांसिस डे। अब याद करना है कि मद्रास वाले रीजन में इसने फैक्ट्री खोलने की परमिशन मांगी थी और फोर्टिफिकेशन के लिए, तो वो तो नहीं, लेकिन हाँ सेंट फोर्ट जॉर्ज जो इसने मद्रास वाले एरिया में फोर्टिफाई किया था, किला बनाया था और उसका फोर्टिफिकेशन किया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो ये 1639 फ्रांसिस डे और सेंट फोर्ट जॉर्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने जाना कि मसूलीपट्टनम से मद्रास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मद्रास जो है वो लाइट में आ जाती है। चलिए, तो अब बात करते हैं 1662 में चार्ल्स II जो ब्रिटेन के क्या होते हैं, प्रिंस होते हैं, ब्रिटेन के प्रिंस होते हैं। इनकी शादी किससे होती है, इनकी शादी होती है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से, जो कि पुर्तगाल की क्या होती है, प्रिंसेस होती हैं, राजकुमारी होती है। और पुर्तगाली जो है इन्हें गिफ्ट में, शादी की गिफ्ट में क्या देते हैं, बॉम्बे गिफ्ट कर देते हैं। अब क्या होता है देखिए, ये जो शादी वाला संबंध स्थापित होता है इसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच की जो खटास होती है वो थोड़ी सी शांत होती है, कम होती है। अब देखिए 1668 में क्या हुआ कि जब बॉम्बे इनके हाथ में आ गया तो क्राउन क्या करता है, क्राउन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे सौंप देता है, किराए पे लगा देता है 10 पाउंड में। क्यों दे देता है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सके, वहां पर ट्रेड कर सके। अब देखिए 1687 में फिर क्या होता है कि बाद में हेडक्वार्टर को, पहले इनका हेडक्वार्टर जो वेस्ट साइड था वो सूरत था, अब हेडक्वार्टर को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, बॉम्बे में। और इस तरीके से वेस्टर्न हेडक्वार्टर अब बॉम्बे को बना दिया जाता है। तो देखिए बॉम्बे अब कैसे लाइट में आया कि
चार्ल्स II और कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी हो गई, बॉम्बे गिफ्ट में मिल गया इनको। फिर क्राउन क्या किया, क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में किराए पर दे दिया कि तुम वहाँ पे ट्रेड करो, बिजनेस करो। और इस तरीके से सूरत से उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से बॉम्बे भी लाइट में आ गई। तो देखिए पहले हमने देखा कि किस तरीके से मद्रास आया फ्रांसिस डे की वजह से, और अब आ गया बॉम्बे भी। तो 2 जगह हमने जान ली। अब चलिए बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में क्या होता है। देखिए नॉर्थ इंडिया में उस समय औरंगजेब का शासन था, ठीक है। औरंगजेब जो था वो वहाँ का मुगल एम्पायर था। अब देखिए बंगाल वाले रीजन में क्या होता है, 1651 में शाह सुजा जो होता है वो बंगाल का सूबेदार होता है, और ये अंग्रेज जो है उससे परमिशन मांगते हैं कि हमें बंगाल में भी फैक्ट्री खोलने दिया जाए। तो शाह सुजा जो होता है वो एक निशान जारी करता है कि 3000 रुपए में उन्हें बंगाल में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी जाती है। और अंग्रेज क्या करते हैं कि पहली फैक्ट्री हुगली में 1651 में खोलते हैं। तो देखिए जो हुगली वाला पार्ट है ना, ये सब सारे यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए पहले भी पढ़ा था कि जब पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली ने भी क्या किया था, पुर्तगालियों ने भी जो है पहले सटगांव वाला जो रीजन था उसे सेंटर बनाया होता है, और वो वहाँ से माइग्रेट करके हुगली आ जाते हैं। और हुगली में उन्होंने क्या क्या किया था, हुगली में उन्होंने सॉल्ट जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, पायरेसी करते हैं, वहाँ पे पायरेसी करते हैं। फिर क्या करते हैं, चाइल्ड स्लेवरी भी करते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा था, तो ये सब हमने पढ़ा था वहाँ पे उस समय। तो देखिए हुगली जो है स्ट्रैटेजिकली इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों थी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से नज़दीक है, तो ट्रेड करने में इन्हें आसानी होती है। जैसे देखिए सूरत भी जो है वो अरब सागर के नज़दीक है, तो वहाँ से इन्हें ट्रेड करने में आसानी होती है। तो हुगली में इन्होंने 1651 में फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली। फिर कासिम बाजार जो कि बंगाल में ही है, पटना तो बिहार वाले रीजन में ही है, और राजमहल ये भी बिहार झारखंड वाले रीजन में ही पड़ता है राजमहल। अब शाह सुजा के द्वारा निशान तो जारी कर दिया गया, फरमान मिल गया इन्हें, लेकिन फिर भी कंपनी को जो है वो वहाँ मुगल के जो लोकल कस्टम ऑफिसर्स थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, बाधित किया जाता है। अब इसके एवज में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो फोर्टिफिकेशन की मांग करते हैं मुगल एम्पायर से। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी बात करूंगी, मैं पीछे जाऊंगी, कि जो पुर्तगाली थे, कौन, कैब्राल जो थे वो आया था ट्रेड करने के लिए। जो अरब्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, और ये 1500 में आया था, याद होगा आप सबको। फिर देखिए 1501 में अगला जो वास्को डिगामा तो 1498 में ही आ जाते हैं। जब ये दोबारा भारत आते हैं 1501 में वास्को डिगामा, तब क्या करते हैं, ये अपने जो फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं 3 जगह पे। एक होता है कैलीकट, कन्नूर और कोची। इन तीनों जगहों पे आप सबको याद होगा कि ये फोर्टिफिकेशन करवाता है। क्यों करवाता है, बचाव के लिए ही, ताकि अरब ट्रेडर्स तो पहले से ही इनके दुश्मन बने बैठे थे, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि ये लोग भी ट्रेड करें। इस वजह से अपने डिफेंस में इन्होंने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करवाया था। ठीक इसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी चाह रहे थे कि हम भी अपनी किलाबंदी कर ले अपने फैक्ट्रीज में, और इसीलिए उन्होंने मुगलों से क्या किया था, परमिशन मांगा था कि हमें इसकी अनुमति दी जाए। लेकिन मुगल शासक जो है उसे परमिशन नहीं देते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं। इस वजह से जो है ब्रिटिशर्स बहुत एनॉयड होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। चलिए तो देखिए ब्रिटिशर्स काफ़ी एनॉयड रहते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ब्रिटिश वर्सेस औरंगजेब, ठीक है, ब्रिटिश वर्सेस औरंगजेब। अब देखिए क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाखुश होते हैं, और इस वजह से उन्होंने हुगली पर हमला कर दिया। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये औरंगजेब के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर हुआ, युद्ध को आमंत्रण देना हो गया। अब क्या होता है कि बदले में मुगल भी क्या करते हैं, जितनी भी इंग्लिश की ब्रिटिशर्स की सेटलमेंट होती है हुगली पे, वो सबको अपने कब्जे में लेते हैं, सबको कैप्चर कर लेते हैं। अब आता है साल 1688 का। देखिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल क्या होता है, जो जॉन चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुगलों की शिप पे हमला कर देते हैं, और जो हज यात्री होते हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं। अब देखिए रिजल्ट में क्या होता है, बदले में क्या होता है कि ये जो मुगल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मुगल एम्पायर में जितने भी अंग्रेजों की फैक्ट्री होती है सब पर कैप्चर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि बॉम्बे, सूरत, मसूलीपट्टनम और भी बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज होती हैं इनके एम्पायर में, सारे जगह पे ये कैप्चर कर लेते हैं। और क्या करते हैं, जॉन चाइल्ड को भी बंदी बना लेते हैं,
तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 1688 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1686, 1687 और भी जो नीचे साल आएंगे ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक कहानी है, इस वजह से आपको बस ध्यान रखना है। साल इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यही पूछा जाता है कि 1688 में किसके किसके बीच वॉर हुआ। तो जॉन चाइल्ड और मुगलों के बीच, और उस समय मुगल का शासक कौन था? तो औरंगजेब था। तो औरंगजेब, जॉन चाइल्ड और 1688, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर आपको याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि एसएससी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सवाल पूछ लेता है कि 1.5 लाख कॉम्पनसेशन देके किसे छुड़ाया गया था? तो जॉन चाइल्ड को। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो अब आगे हम बात करेंगे कि 1690 में क्या होता है। ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं मुगल से, क्योंकि इतना सब कुछ उन्होंने कर दिया था, तो ये माफ़ी मांगते हैं। और फिर क्या होता है कि माफ़ कर देते हैं मुगल से इन्हें, और 3000 में फिर से इन्हें बंगाल वाले एरिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। तो इतना हमने देख लिया। अब देखिए अब क्या होता है। अब 1698 में क्या होता है, जो जॉब चार्नक एक ब्रिटिशर होते हैं वो क्या करते हैं, वो परमिशन लेते हैं अब अजीमो शान से। ये क्या होता है, ये उस समय सूबेदार होता है बंगाल का, सूबेदार ऑफ बंगाल। तो ये उस समय बंगाल का सूबेदार होता है। इससे क्या करते हैं जो जॉब चार्नक, वो जमींदारी खरीदते हैं 3 गांव की। ये 3 गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गांव की जमींदारी खरीद लेते हैं, कितने में? 1200 रुपये में। यही वो 3 गांव हैं, सूतानती, गोविंदपुरी और कालीकटा, या उसे कालीघाट भी कहते हैं। तो इन तीनों गांव की, ये तीनों गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बारी पूछी जाती है। तो सूतानती, गोविंदपुरी और कालीकटा या कालीघाट, इन तीनों गांव की वो जमींदारी खरीद लेते हैं। और बाद में यही तीनों गांव मिलकर क्या बनता है? कलकत्ता बनता है। ठीक है। और फिर बाद में देखिए कि यही इन्हीं गांवों की क्या होती है, 1700 में फोर्टिफिकेशन की जाती है, और फोर्टिफिकेशन करके इसका नाम रखा जाता है फोर्ट विलियम। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि 45 करके क्या बनता है, तो फोर्ट विलियम बनता है। और इस तरीके से कलकत्ता जो है वो बाद में ईस्टर्न प्रेसिडेंसी बनती है। तो अब देखिए कलकत्ता भी लाइट में आ गया। तो पहले हमने जाना मद्रास के बारे में, फिर हमने जाना बॉम्बे के बारे में, और फिर हमने जाना कलकत्ता के बारे में कि जॉब चार्नोक ने 1698 में अजीमो शान से, जो कि सूबेदार होते हैं बंगाल के, उनसे क्या किया था? उनसे 3 गांव की जमींदारी खरीदी थी, सूतानती, गोविंदपुरी और कालीकटा या कालीघाट। और बाद में 45, और बाद में ये तीनों गांव मिलके क्या बन गया था? कलकत्ता बन गया था। और फिर उसका फोर्टिफिकेशन किया गया और उसका क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया। और इस तरीके से कलकत्ता प्रेसिडेंसी आगे चल के ये बन जाती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के बारे में। देखिए क्या होता है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, मुगल जो शासन होता है उसका डिक्लाइन होने लग जाता है। देखिए जो औरंगजेब था ये अंतिम प्रभावी शासक था मुगल एम्पायर का, और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है क्या होता है, जो इनकी उत्तर भारत में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, उसका लॉस होने लगता है। अब देखिए किसी भी पावर का अगर एक तरफ डिक्लाइन होगा तो ऑब्वियसली किसी दूसरे पावर का क्या होगा, वहां पर राइज होगा। वहां पर यहीं से ब्रिटिशर्स की राइज होती है। अब कैसी होती है ये हम देखेंगे। चलिए देखिए, फर्रुखशियर अब अगला शासक बनेगा, अगला मुगल एम्पायर बनेगा, और इसे क्या कहा जाता है, इसे घृणित कायर के भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि किस मुगल एम्पायर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, वो है फर्रुखशियर। ठीक है। अब देखिए 1715 में क्या होता है कि फर्रुखशियर को बीमारी हो जाती है। अब एक ब्रिटिशर आते हैं जॉन सरमन, ठीक है, वो उन्हें पता चलता है कि फर्रुखशियर बीमार है, तो वो डॉक्टर हैमिल्टन को इसके इलाज के लिए लाते हैं। अब डॉक्टर हैमिल्टन इसका इलाज कर देते हैं, अब इनकी बीमारी ठीक हो जाती है। अब ऑब्वियसली बदले में कुछ ना कुछ तो ब्रिटिशर चाहेंगे ही, तो बदले में इनसे एक फेवर मांगते हैं, क्या, एक शाही फरमान। तो 1717 में क्या होता है, फर्रुखशियर जो होता है वो शाही फरमान देता है। अब उस शाही फरमान में क्या होता है कि 3000 रुपये में उन्हें बंगाल का क्या मिल जाता है, ट्रेड करने की आज़ादी मिल जाती है वहाँ पे 3000 रुपये में। फिर क्या होता है, उन्हें दस्तक क्या होता है, टाइप ऑफ पास होता है, वो इशू करने का राइट मिल जाता है। किस चीज़ के लिए, देखिए उस समय क्या होता था कि जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती थी तो उसे एक दस्तक को इशू करके
ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, तो उसके भी इसको राइट्स मिल जाती हैं। फिर क्या होता है, 10,000 में सूरत में भी ट्रेड करने की इन्हें राइट मिल जाती है। और क्या होता है, बॉम्बे में जो अंग्रेज अपने सिक्के ढाल रहे थे उसे पूरे मुगल एम्पायर में चलाने की भी परमिशन मिल जाती है। देखिए ये कैसे टर्निंग पॉइंट बना, मैं बताती हूँ। देखिए अगर हम एग्जाम्पल से बात करते हैं इसे, कि मान लीजिए चाइना की करेंसी हमें पता है क्या है, येन है, और अगर भारत सरकार क्या करे कि चाइना की करेंसी को हमारे भारत में क्या करे, लागू कर दे, चला दे। अब इससे क्या होगा, दूसरी कंट्री की कंट्रोल आ जाएगी ना धीरे धीरे। जब यहाँ उसकी करेंसी चलने लगेगी, जब भारत में उसकी करेंसी चलने लगेगी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने इकोनॉमी का जो कंट्रोल है वो भी तो दूसरे कंट्री चाइना के हाथ में दे देंगे ना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था कि बॉम्बे में उन्होंने वो जो सिक्का ढालते थे मुगल एम्पायर में चलाने का इन्होंने परमिशन ही दे दिया मुगलों ने। तो ये चीज़ यहाँ बिल्कुल सही नहीं थी। और देखिए जिस तरीके से इन्होंने 3,000 में बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दे दी, दस्तक भी पास करने के इन्होंने राइट्स दे दिए, ठीक है, मतलब दस्तक भी इशू करने के इन्होंने राइट्स दे दिए। सूरत में भी 10,000 में ट्रेड करने की परमिशन दे दी, और बॉम्बे में भी जो ये सिक्का ढाले थे ये पूरे मुगल एम्पायर में चलाने की परमिशन दे दी। तो ये किस तरीके से आया था, ये शाही फरमान के थ्रू आया था, और इसी शाही फरमान को हम कहेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी यही थी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैग्ना कार्टा के बारे में, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था, 1215 में क्या हुआ था कि पहली बार मैग्ना कार्टा इशू किया गया था। फर्स्ट टाइम मैग्ना कार्टा इशू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किंग जॉन के द्वारा इशू किया गया था। और कहाँ पे इशू किया गया था, तो थेम्स नदी के किनारे इशू किया गया था। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ ज़्यादा क्या पूछता है कि किस साल में पहली बार जो है वो मैग्ना कार्टा इशू किया गया था, वो साल था 1215। और किस राजा के द्वारा किया गया था, तो वो राजा था किंग जॉन। अब देखिए एसएससी थोड़ा कभी कभी अटपटे सवाल पूछती है ज़्यादा, तो वो ये पूछ सकती है कि किस नदी के किनारे किया गया था। तो ये भी थोड़ा आप याद कर लेना, थेम्स नदी के किनारे जो लंदन में है। ठीक है, अब चलिए हम आगे आते हैं। अब जो 1854 का उड्स डिस्पैच है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो उड्स डिस्पैच को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। देखिए जब हम ब्रिटिश की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे कि उनकी शिक्षा नीति जो थी वो किस तरीके से थी, उनकी जो एजुकेशनल पॉलिसीज थी वो कैसी थी, उसमें हम इसके उड्स डिस्पैच के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल, मतलब भारतीयों का मैग्ना कार्टा। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब 1857 में क्या होता है, क्रांति होती है, रिवॉल्ट होता है जो कि भारतीयों के द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता है। और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर किसके किसके बीच होता है, EIC से क्राउन, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अब क्राउन को पावर सौंप देती है भारतीयों की। और ये ऑब्वियसली किसी न किसी कानून के तहत ही होगा, तो ये चार्टर एक्ट 1858 के तहत होता है। तो इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो कि है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35, इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को। ओके, सो अब हम बात करेंगे अराइवल ऑफ डेन्स के बारे में। ये चौथी नंबर की यूरोपियन कंपनी थी जो भारत आई थी। किसके बाद आई थी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स और फिर डेन्स आती है। तो देखिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इनकी कहानी बस इतनी ही है, आया राम गया राम वाली। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 1616 में इनकी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। कहाँ पे, इन्हीं के कंट्री डेनमार्क में। तो 1616 में इनकी कंपनी बन गई। अब 1620 में ये भारत आते हैं, इनका अराइवल होता है कहाँ पे, इंडिया में। फिर क्या होता है कि 1620 में ही इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई पहली, कहाँ पर, त्रांकूबर, तमिलनाडु वाले रीजन में। तो पहली फैक्ट्री भी इनकी लग गई त्रांकूबर में। अब 1676 में 1676 में क्या होता है कि इनका मेजर सेटलमेंट होता है कहाँ पे, श्रीरामपुर जो कि कलकत्ता में है।
तो इस वाले एरिया में इनका सेटलमेंट हो जाता है। अब देखिए भारत में जो है ये लंबे समय तक अपने पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में इनकी पोजीशन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मेंटेन नहीं रह पाती है। और फिर क्या होता है कि 1845 में इन्होंने अपनी कंपनी को क्या कर दिया, बेच दिया। किसके हाथों? ब्रिटिशर्स के हाथों। और बेच के यहाँ से भारत छोड़ के ये वापस चले जाते हैं। तो देख लिया आपने, ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं। तो चलिए एक शॉर्ट नोट पे हम जान लेते हैं क्या क्या जाना हमने इसमें। देखिए 1616 में यानी 1616 में इनकी कंपनी बन जाती है, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। फिर क्या होता है 1620 में इनकी कंपनी का अराइवल हो जाता है, कंपनी भारत आ जाती है, अराइवल होता है इंडिया में। फिर क्या होता है कि अपना इन्होंने पहला सेंटर कहाँ एस्टेब्लिश किया, इन्होंने किया त्रांकूवर वाले रीजन में, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर क्या जाना हमने, फिर जाना कि 1676 में 1676 में इनका जो मेजर सेटलमेंट था वो कहाँ था, वो था श्रीरामपुर कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। और इन्होंने क्या किया, फिर इनकी पोजीशन ज़्यादा भारत में टिक नहीं पाई, चल नहीं पाई, मेंटेन नहीं कर पाए, तो ये 1845 में अपनी कंपनी को क्या किया, बेच दिया, सोल्ड कर दिया। किसके हाथों? अंग्रेजों के हाथों। और बेच करके यहाँ से चले गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स से बेच करके ये चले जाते हैं। बस इतनी ही आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है डेन्स के बारे में। ओके सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आप सबके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और अगर आप सबको कोई भी दिक्कत हो तो आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।